पिछले टर्म में हमने परमुटेशन क्रमचयों की परिभाषा तथा उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे हमने। आज हम इससे आगे देखते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे क्रमचयों की तुल्यता। दो क्रमचय तुल्य कब होते हैं? माना f और g कोई दो समान घात n के क्रमचय हैं जो कि n अवयवों के परिमित समुच्चय x पर परिभाषित हैं। f भी x पर परिभाषित है, g भी x पर परिभाषित है। x में n अवयव हैं तो दोनों के दोनों जो है दोनों की घात n होगी। f की घात भी n है, g की घात भी n है। f x पर एक ही है, वन वन है, आच्छादक है, ओन टू है। इसी तरह से g भी एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये क्रमचय तुल्य कहलाते हैं यदि इनके प्रतिचित्रण समान हो। f इज इक्वल टू g दोनों तुल्य कहलाएंगे यदि f(x) का मान gx के मान के बराबर हो सभी x के लिए। x कैपिटल X जो है एक परिमित अवयवों का समुच्चय है, इसमें से कोई अवयव ले लें, उनके लिए f(x) का मान gx के मान के बराबर हो तो हम कहेंगे f g के तुल्य है। दूसरा लेते हैं हम तत्समक क्रमचय। जिस प्रकार से ग्रुप में पहले हमने पढ़ा है कि तत्समक अवयव क्या होता है, उसी तरह से इसमें आता है तत्समक क्रमचय। आइडेंटिटी परमुटेशन। यदि परिमित समुच्चय x1 x2 x3 xn इसमें भी n अवयव हैं का एक क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो तो तत्समक क्रमचय कहलाता है, जो कि प्राय I से निरूपित किया जाता है। जैसे ये लिया हमने, ये यहाँ पे ये लिया x y z, यहाँ पे भी लिया हमने x y z, और ये प्रतिचित्रण f लिया तो f(x) का मान ये आता हो, इसका मान ये आता हो और इसका मान ये आता हो। f(x) इज इक्वल टू x, f(y) इज इक्वल टू y एंड f(z) इज इक्वल टू z। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक तत्समक क्रमचय है। अब यदि इसका उदाहरण देखें हम तो x इज इक्वल टू लिया हमने 1 2 3, तो इसका तत्समक क्रमचय क्या होगा? इसकी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 होगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी एक तत्समक क्रमचय है। फिर लेते हैं प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परमुटेशन। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो तो ऐसे क्रमचयों को एक दूसरे के प्रतिलोम कहते हैं। जैसे दो लिए हमने f और g, इन दोनों को गुणा करें तो I आ जाए, तो f g का प्रतिलोम होगा और g f का प्रतिलोम होगा। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो तो उसको हम प्रतिलोम क्रमचय कहते हैं। आगे चलिए इसमें चक्रीय क्रमचय या चक्र, साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल्स। फिर हमने एक परिमित समुच्चय x लिया जिसमें n अवयव हैं। x इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn एक परिमित समुच्चय है, तो f इस समुच्चय का ऐसा क्रमचय हो कि f(xi) इज इक्वल टू xi प्लस 1। कब? जब i का मान 1 2 3 4 k माइनस 1 तक हो, k का मान लेस देन इक्वल टू n हो। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू n ले लेंगे। जब k इज इक्वल टू n ले लें तो इसका मान i का मान आ गया 1 2 3 4 5 n माइनस 1 तक। फिर जैसे ही इसका मान n ले हम कि k इज ग्रेटर देन n या k इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा इसमें f(x) इज इक्वल टू x1। यानी कि जब भी इसमें हम पहला अवयव लिखें तो उसकी इमेज दूसरा अवयव आ जाए। x2 लिखें तो इसका मान x3 आ जाए। f(x(n-1) लिखें तो इसका मान f(x(n) आ जाए, और जैसे ही f(x(n) लिखें तो इसका मान पहला आ जाए। ये सर्किल इस तरह से घूमता रहेगा। यहाँ पे लिया हमने x1, फिर x2 x3 xn-1,
एक्स एन और फिर वापस एक्स वन। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन या चक्रीय क्रमचय। एफ के लंबाई का एक चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं। एफ इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn। इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव होता है। जैसे x1 का प्रतिबिंब x2 है, x2 का प्रतिबिंब x3 है, xn-1 का प्रतिबिंब xn है और xn का प्रतिबिंब x1 है। अगला अवयव इसका प्रतिबिंब होता है और अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम अवयव होता है। जैसे एफ एक्स एन लिया तो इसका प्रतिबिंब प्रथम अवयव होगा। अब एक इसका उदाहरण लेते हैं कि एक क्रमचय दे रखा है 1 2 5 7, जिसमें 4 ही अवयव है लेकिन है ये x7 से। इसका मतलब 1 2 3 4 5 7 एक चक्रीय क्रमचय बताना है। तो f1 का इमेज 2 हो जाएगी, f2 की इमेज 5 हो जाएगी, 5 की इमेज 7 हो जाएगी और 7 की इमेज 1 हो जाएगी। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7 और 7 की इमेज 1। बाकी जो इसमें से छूट गए, इसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया, इसमें से 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। जो बच गए उनकी इमेज वही होगी, वो हम तत्समक लगा देते हैं, वो हम तत्समक ले लेते हैं। f1 f3 की इमेज 3, f4 की इमेज 4 और f6 की इमेज 6। 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 1। 3 बचा, 3 की इमेज 3 आइडेंटिटी, 4 की इमेज 4 आइडेंटिटी, 6 की इमेज 6 आइडेंटिटी। इसको हम कहते हैं कि ये चक्रीय क्रमचय है। फिर आता है इसमें चक्र का प्रतिलोम। फिर आता है इसमें चक्र का प्रतिलोम। इसकी परिभाषा है कि किसी चक्र या चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे f दे रखा था हमें x1 x2 x3 xn। अब यदि इसको यहाँ पे ये लिख दें xn-1 x3 x2 x1, तो इसको हम कहते हैं कि इन्वर्स है। किसी चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है वह f का प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे f इनवर्स से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने 1 2 5 7, तो f इनवर्स हो गया 7 5 2 1। अब इसमें आता है नेक्स्ट चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। यदि f एक n लंबाई का चक्र है तो जैसे ही f की पावर n करेंगे तत्समक क्रमचय आना चाहिए। किसी भी चक्र की कोटि निकालते हैं हम, किसी भी साइकिल की ऑर्डर निकाले हम, तो उसमें जितनी उसकी लंबाई है उसकी पावर उतनी कर दें या उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो n आता है, i आ जाएगा। जहाँ n न्यूनतम पूर्णांक है, न्यूनतम पूर्णांक का मतलब यहाँ पे और भी हो सकते हैं, n+10 पे भी i आ सकता है, n+20 पे भी i आ सकता है। तो ये सबसे छोटी संख्या लेनी है, इसलिए n को चक्र f की कोटि या ऑर्डर कहते हैं। अब f हमने लिया 1 2 5 7, इसको लिखा हमने तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 1। बाकी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी। एफ स्क्वायर निकाला हमने, मल्टीप्लाई किया दोनों को, जिस तरीके से गुणा करते हैं क्रमचय का, तो उसका मान ये आ गया। फिर आगे इसको फिर एफ क्यूब निकाला हमने, फिर f4 निकाला हमने, तो f4 इसमें ये आ जाएगा आइडेंटिटी, तत्समक क्रमचय, तत्समक क्रमचय।
और तो इसकी कोटि होगी 4। अब ये हो सकता है कि F8 करें तो भी I आएगा, F12 करें तो भी I आएगा, सबसे पहले आया F4 पे I, तो ये सबसे न्यूनतम पूर्णांक संख्या है 4, 4 8 12 में, तो इसकी कोटि होगी 4। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन। कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो वह पक्षांतरण कहलाता है। जैसे ये दे रखा है हमें F1 2 5 7, इसको यदि हम ऐसे कर दें 1 2 1 5 1 7 2 5 2 7 और 5 7, इन सब की लंबाई 2 2 है, 2 2 2 2 2 और 2, जितने अवयव होते हैं उसकी लंबाई होगी। तो इनको हम कहेंगे कि ये ट्रांसपोजिशन है, पक्षांतरण है, ये चक्रीय क्रमचय के पक्षांतरण है। कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो वह पक्षांतरण कहलाता है। इन सब की लंबाई 2 2 है। फिर आता है डिसजॉइंट साइकिल्स, असंयुक्त चक्र। यदि एक्स एन के क्रमचय एफ जी ऐसे हों, पहली कंडीशन ये है इसमें कि एफ एक्स का मान यदि एक्स नहीं हो तो जी एक्स का मान एक्स हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एन। इसके सभी अवयवों के लिए यदि एफ एक्स का मान एक्स नहीं हो तो जी एक्स का मान एक्स हो। यदि इसमें नहीं बराबर नहीं है तो इसमें हो। दूसरा, या तो ये या ये, एफ एक्स का मान एक्स हो तो जी एक्स का मान जी एक्स के बराबर नहीं हो, तो ये असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। इसमें या तो ये कंडीशन संतुष्ट करे या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। एफ एक्स का मान यदि एक्स नहीं हो तो जी एक्स का मान एक्स हो, एफ एक्स का मान एक्स हो तो जी एक्स का मान एक्स नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, f इज इक्वल टू 1 2 5, g इज इक्वल टू 3 5। तो g को इसको एक्सपेंड करें हम तो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3 है, ये 5 तक, तो 1 2 दोनों के ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो। इसी तरह से 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। अब इसमें कोई सा भी अवयव ले हम, जैसे 1 लिया f के लिए, तो f1 की इमेज है 2, तो f1 इज इक्वल टू 2, तो f1 का मान 1 के बराबर नहीं है, fx का मान x के बराबर नहीं है, तो gx का मान gx के x के बराबर होना चाहिए। तो इसमें से 1 लिया तो इसकी इमेज 1 है, ये इसको संतुष्ट करता है। इसी तरह से 2 लिया, 2 की इमेज 5 है इसमें, तो ये इसके बराबर नहीं है, fx इज नॉट इक्वल टू x, तो इसका मतलब ये होना चाहिए gx इज इक्वल टू x, तो g2 का मान 2 है। अब दूसरी इसकी परिभाषा देखें तो ये आता है कि यदि fx का मान x हो, 3 के लिए लें तो ये आ गया fx इज इक्वल टू x, f3 इज इक्वल टू 3, तो g3 का मान जो है वो 4 है इसमें, g3 इज इक्वल टू 4, तो gx का मान ये आ जाएगा कि यदि fx का मान x हो तो gx का मान x नहीं होना चाहिए। इसी तरह से 4 लें तो fx इज इक्वल टू 4, तो g4 इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि ये 3 के बराबर है।